नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं चाहूँगा कि हम उस पर बात करें। 5 रुकनी बेंच और फिर 5 रुकनी के बाद 3 रुकनी बेंच। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी आज पढ़कर सुनाया गया और उन्होंने कहा कि वो इस सारे मामले का हिस्सा थे। वो मेंबर थे इस बेंच के, लेकिन मामला तहरीर करते वक्त उनसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। वो अपने आप को मिसफिट समझते हैं इस सारे मामले में और दुआगो हैं कि ये केस बेहतर तरीके से आगे बढ़े। इसके बाद 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और इस 3 रुकनी बेंच के हवाले से जो पाकिस्तान बार कौंसिल की भी फुल कोर्ट की इस्तदा थी, फिर PMLN का भी ये कहना है कि फुल कोर्ट इस मामले की समाअत करे। 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब जब तक 5 रुकनी बेंच था तो कह रहे थे बेशक 5 रुकनी बेंच फ़ैसला दे, फ़ैसला दिया जाना चाहिए, हमारे लिए वो काबिल कबूल होगा। लेकिन अब ये 3 रुकनी बेंच रह गया है और 3 रुकनी बेंच फ़ैसला देने की बात कर रहा है। जो इसकी फुल कोर्ट की इस्तदा थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के हवाले से वजाहत कर दी। उनका ये मानना है कि जजेस जो हैं उनकी मसरूफियात और फिर सब जजेस का मौजूद होना बाज़ औक़ात ये एक मसला होता है, लिहाजा ये मामला शायद मुमकिन ना हो। और फिर ये भी बात सामने आई कि अगर सदर मुमलिकत को हालात से आगाह किया जाता तो शायद वो 30 अप्रैल की तारीख ना देते। इसके साथ साथ हुकूमत को माजी भुलाने की बात है और फिर ये कहा गया कि अगर हुकूमत और अपोजिशन आपस में मुज़ाकरात कर लें और बिल बैठ कर किसी मामले पर ख़ुद मुत्तफ़िक हो जाएं तो फिर वो इस समाअत को मुलतवी कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और अगर वो बैठने के लिए तैयार नहीं होते या डायलॉग का रास्ता नहीं अपनाते तो फिर वो आइनी तौर पर इस मामले पर अपना फ़ैसला देंगे। ये यकीनन मामला काफ़ी टेक्निकल होता जा रहा है और तमाम तर नज़रें मरकूज़ भी हैं। एक तरफ इंतखाबात की बात है, दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात के राह फ़रार है इंतखाबात से इस मौजूदा PDM की हुकूमत का। दूसरी जानिब उनका ये मानना है कि बेहतर फ़ैसला अदालत की जानिब से सामने आए पंजाब और KP के इंतखाबात को लेकर। मैं चाहूँगा तफसील से एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें, फिर इसके साथ साथ जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनके हवाले से अदालती सर्कुलर भी जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि 2 जजेस का फ़ैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। अब ये अनदर वेरी टेक्निकल इशू, ये 184(3) के तहत जो भी मामला था और फिर उस पर जो फ़ैसला था फिर उस पर अदालती सर्कुलर का जारी होना, तो मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी लें और फिर जो बाकी बातचीत चल रही है उस पर भी हम अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट से उनकी राय लें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां दाऊद साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और आमिर लिहाज राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। नासिर बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब ये 3 रुकनी बेंच तक ये बात आ गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? और साथ साथ जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट है उस पर बड़ा बात की जा रही है। इख्तलाफी नोट इस तरह का आता है तो फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं। आपकी क्या राय होगी इस पूरे मामले पर जो ये एक ऑनगोइंग मामला है? मेरी बात कुछ तो, लेकिन कोई काउंटडाउन हो रहा है। 9 से आप 5 पे आए, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए और 3 के बारे में सबको पता है कि उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। एक ग्रुप है क्या कहता है कि वो कौन लोग हैं, क्या है। एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी रिवायत नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी है हमें गालिबन हमें लगता यूँ है कि स्टेट जो है हमारी वो किसी हद तक मुतासिर हुई है, शायद नाकाम हो रही है। ये भी हो सकता है शायद नाकाम हो रही हो, लेकिन इस स्टेट को बचाने के लिए फिर और तरीके भी होते हैं और रास्ते भी होते हैं। आपने अभी जिक्र किया मंदोखेल साहब का। अभी जस्टिस याया आफरीदी ने अपना नोट जारी किया है, अपना फैसला जारी किया है। उन्होंने फरमाया है कि मैं असखुद नोटिस को मुस्तरद करता हूँ। तो अब आप गिन लें कि असखुद नोटिस को मुस्तरद करने वाले कितने हो गए उस बेंच, ओरिजिनल बेंच से। अब उसके साथ साथ आज जो समाअत हुई है उसमें मुझे नहीं लगा कि चीफ जस्टिस क्लियर माइंडेड थे। आई एम सॉरी, अगर ये मियां दाऊद बताएंगे कि मैं कंटेम्प्ट तो नहीं कर रहा हूँ, अगर कंटेम्प्ट कर रहा हूँ अभी माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि वो जज्बाती भी हुए, वो चिल्लाए भी। उन्होंने हसन रज़ा पाशा को रेस्टरूम से भी हटा दिया, उन्होंने जुमलेबाजी भी की और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो वो वक्त देखा है कि जब हमारे जजों को जेलों में बंद कर दिया गया था। तो भाई हम सब ने, मेरा ख्याल है, वो मनहूस दौर देखा है कि जब अदालतों ने आमलियतों को सपोर्ट किया,
आइन की को रौंदा पे पहनो तरे, आइन में तरमीम को जो चाहो तरमीम कर लो आइन के साथ। ये दे दिया, अयूब खान को ले लें, ज़ियाउल हक को ले लें, मुशर्रफ को ले लें, जिसको चाहे ले लें आप। और अदालतों ने सबको बहुत खुले दिल के साथ हाथ से हाथ डालकर अप्रूव किया। मैं समझता हूँ मियां दाऊद साहब मुमकिन है मुझसे इख्तलाफ करें कि हमारे मुल्क में सिविल सोसाइटी की सबसे नाकाम तहरीक अदलिया बहाली तहरीक थी, जिसने हमारे ऊपर एक अजीबोगरीब हालात को तारी कर दिया, एक अजीबोगरीब सूरत हाल को तारी कर दिया। अब हम इस काबिल भी नहीं रहे कि अपने आइन को इम्प्लीमेंट करा सकें, हम इस काबिल भी नहीं रहे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अप्रूव भी करा सकें और उस पर हम यकीन कर सकें कि ये इस पर अमल होगा। हमें बताया जाता है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी। किस कानून के तहत, ये बता देना। आइन की ऐसी कौन सी क्लॉज है, किस क्लॉज के तहत? अगर ये लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन के तहत अपने रूल्स बनाएगी और उसमें से लफ्ज़ कानून और आइन निकाल दें आप, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किससे बात करूँगा? तो मेरा ख्याल ये कि आज कई चीज़ें थी और सबसे अच्छा जुमला आज जो मुझे दिल को भाया चीफ जस्टिस साहब का, कि जस्टिस नकवी को मैंने इसलिए शामिल किया था बेंच में कि किसी को पैगाम देना था। तो ये पैगाम आसानी क्यों हो रही भाई साहब? वो ताकदिलवी का शेर है ना एक, तुम्हारे ख़त में नया सलाम किसको था। तो मैं ये थोड़ी तरमीम कर देता हूँ उसके अंदर कि तुम्हारे ख़त में वो नया प्याम किसको था। तो भाई बता देते आप वो प्याम किसको था, हमें मालूम होना चाहिए ना। आप कहते हैं अवाम मुतफक्किर हैं, तो अवाम इससे भी मुतफक्किर हैं कि किसको आप पैगाम भेज रहे हैं। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं बाहर के, वो मुझसे राब्ते में हसन रजा से कहते हैं आप हट जाएं रेस्टोरेंट से, आप बात ना करें आप। तो ये बहुत से मसाइल हैं। फिर इमरान खान का आज का बयान कि अवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार रहें, ये भी है। हालत ख़राब हो रहे हैं, टेम्परेचर और बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दो बयान बुला लें को कोर्ट के अंदर। मुझे बेग साहब ये बताइएगा, जो अटॉर्नी जनरल ने आज कहा भी कि अदालत से गुजारिश है कि दर्जा हरारत कम करें, आप दर्जा हरारत की बात कर रहे हैं, ये दर्जा हरारत अदालत के अंदर के दर्जा हरारत को कम करने की बात है या सियासी दर्जा हरारत को कम करने की बात? नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल बाहर की बात की है, लेकिन माफी ज़मीन उनका यही है कि अंदर का भी कम किया जाए। बाज़ औक़ात बिटवीन लाइन बात होती है, अंदर भी खासा टेम्परेचर है। आज मुझे जस्टिस मुनीब की बात पे बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो कितने वज़नदार हैं। उन्होंने स्टेट बैंक को बुलाएंगे कितने पैसे हैं, स्टेट बैंक आके बताए कि इंतखाबात के लिए कितने पैसे। अब अगर आप ये करेंगे तो फिर बहुत सी बातें और भी सामने आएंगी। फिर ये भी आएगा कि नैब के चेयरमैन की तनख्वाह कितनी है, फिर ये भी आएगा कि बहुत से जजेस की तनख्वाह कितनी है, उनके कितने, बहुत सी बातें सामने आएंगी और नहीं आनी चाहिए, कतई नहीं आनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा था शेख रशीद की और फैसल वाउडा की, वो तो कह चुके हैं ना इंतखाबात में लाशें गिरेंगी, खून खराबा होगा। तो बुला ले उनको, बात कर ले उनसे। इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए थे, प्रेसिडेंट साहब ने इंतखाबात डिले कर दिए, इलेक्शन कमीशन को ओवररूल नहीं किया और 90 दिन के बाद की डेट दी। प्रेसिडेंट जिम्मेदार है पूरी सूरत हाल का। अब देखते हैं, अदालतों ने ही पहले 11 साल तक इंतखाबात को डिले किया था। राइट सर, मैं ज़रा मियां दाऊद साहब की जानिब बढ़ूंगा। मियां दाऊद साहब, जो इस पर लीगल एस्पेक्ट है उसको आप बेहतर अंदाज में रोशनी डाल सकते हैं। जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा आज मुस्तरद हुई है, किस तरह देखते हैं आप? ये क्या वाकई जो इस वक्त PDM या ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून बार बार कह रही है कि कम जजेस का बेंच है, ये फैसला काबिल कबूल नहीं होगा फुल कोर्ट, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये मुमकिन नहीं है। हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात का फैसला कर लिया है कि, और पार्लियामेंट ने भी इस बात का फैसला कर लिया है कि ये मामला आगे तनाव की तरफ जाना है, तो इसके ऊपर अफसोस का ही इजहार किया जा सकता है, क्योंकि ये मामला इतना मुतनाज़ा हो चुका है। इस मुतनाज़ा को ख़त्म करने के लिए बेहतर यही था कि इसके ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाता। अब अगर जिस तरीके से ये मुतनाज़ा आज खुद नोटिस लिया गया एक CCPO गुलाम महमूद डोगर के मुलाजमत के केस में, फिर उस मुतनाज़ा तरीके से आज खुद नोटिस लिए जाने के ऊपर 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो तनाज़ात का शिकार होता 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 जो है वो ख़त्म हो गया और अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि वो 4-3 का बेंच था या
3-2 का उसका फैसला था। मेरी राय के मुताबिक वो 4-3 के फैसले से वो आज खुद नोटिस और वो सारी दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद हो चुकी हैं। अब उसके नतीजे के अंदर एक फिर 5 रुकनी बेंच बना और फिर वो तनाज़ात का शिकार होता होता अब 3 रुकनी बन चुका है। तो मैं नहीं समझता कि ये फैसला जो है वो आएगा और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद मुमकिन होगा। एक ऐसा बेंच जो पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातों के मुकद्दर का फैसला करने जा रहा है और उस बेंच के ऊपर लोगों का एतमाद ही नहीं है, तो उसके फैसले को जो है वो तस्लीम भी नहीं किया जाना चाहिए और तब तक भी नहीं किया जाना चाहिए तब तक जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि ये 3 रुकनी बेंच जो है वो 4-3 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चल रहा है या 3-2 के फैसले के साथ जो है वो लेकर चल रहा है। तो ये अखलाकी तौर के ऊपर तो जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की बनती थी कि जब पूरे मुल्क के मेजॉरिटी जो है वो इस बात का मुतालबा कर रही है कि आप उसके ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बना दें, तो इस बात को या तो तहरीरी तौर के ऊपर इसकी वजूहात बता दें ताकि पाकिस्तान भर की जो वकला बरादरी है और कौम जो है उसको वजूहात पता चल जाए और उसके बाद फिर वो मुतालबा करें तो फिर वो नाजायज़ बात होगी। और अगर वो तहरीरी वजूहात जारी कर देते हैं तो फिर कौम को उसके ऊपर मुतमन हो जाना चाहिए, फिर मुतालबा नहीं करना चाहिए। लेकिन बजाय ये कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ठोस इकदाम करते उन्होंने आज अदालत के अंदर जो है वो आप कह लें कि रोना धोना शुरू कर दिया और उनकी आवाज़ जो है वो भरा गई और एक वो जज्बाती किस्म का उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ इस बात के ऊपर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज जज्बाती हुए हैं कमरा अदालत के अंदर। यही मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब जो है ये उस वक्त जज्बाती नहीं हुए थे जब उनके साथी जज को जस्टिस काजी फायज ईसा को और उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया था और 2-2 टके के पीटीआई के रहनुमा जो है वो उनकी किरदार कुशी कर रहे थे और उनका मीडिया के ऊपर ट्रायल किया जा रहा था। और तब जो है जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब जो है उनकी आवाज़ में जो है वो जज्बाती नहीं हुए थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे जब 2-2 टके के यूट्यूबर्स जो हैं वो उनके साथी जज की फैमिली को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी बेटी को उनकी अहलिया को जो है वो टॉन्ट किया जा रहा था। तब जो है जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल साहब जो है उनकी आंखों में आंसू नहीं आए जब उनका एक साथी जज जो है वो सरेआम मुकदमात की जो है वो फिक्सिंग करता हुआ पाया जाता है, उसकी ऑडियो सामने आ जाती है, वो मुकदमात की फिक्सिंग कर रहा है, वो केसेस की बेंचेस की फिक्सिंग की बात कर रहा है और उनके जज साहब के जो बाकी मामला जो हैं उनके रेफरेंस जो है वो सामने आते हैं। तब जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की आंखों में आंसू नहीं आए। तब जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की आंखों में आंसू नहीं आते जब एक मुतनाज़ा तरीके से दाऊद साहब एक घड़े के जो सबान है मुसलसल और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं खिलाफ जबकि मुसलसल वो इमरान खान साहब के हक में उनके फैसले, तब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आंखों में आंसू नहीं आए। तो मैं बड़े हैरान हूँ इस रवैये के ऊपर कि बजाय ये कि आइन और कानून के मुताबिक चलने के जो मुतालबा है उसके आगे सरखमे तस्लीम किया जाए, बल्कि उसका मुकाबला किया जा रहा है और उसको टेक्निकल तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान की वकला बरादरी के लिए आज डूब मरने का मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल एक फैसले को एक ब्यूरोक्रेट रजिस्ट्रार ने यह कहकर ख़त्म कर दिया है कि जी ये फैसला जो है वो काबिल अमल नहीं है। 5 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो पहले आ चुका है। हमने आज के दिन तक ये तो देखा है कि 5 रुकनी बेंच अदालती बेंच जो है वो 2 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो कलदम करे, ख़त्म कर दे। लेकिन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल साहब की इमा के ऊपर एक 2 टके के ब्यूरोक्रेट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद साहब आप हर किसी को रगड़े जा रहे हैं, हर किसी को आपने 2 टके का बना दिया है। बतौर वकील आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ये अल्फाज मुनासिब हैं या कल को मैंने आपने दोनों को इकट्ठे जाकर मेरी बात सुनिए, जब पूरी एक कौम को 2 टके का बना दिया जाएगा तो उस कौम का भी हक बनता है कि एक ऐसा सरकारी अफसर जिसकी एक इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने सुप्रीम कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच के जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर यह कह रहा है कि यह फैसला जो है ये 5 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो दुरुस्त है और 2 रुकनी बेंच का फैसला दुरुस्त है। अगर उसको किसी किस्म की पुष्टपनाही हासिल नहीं थी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हिम्मत करनी चाहिए थी, उस फैसले को अपने जुडिशियल ऑर्डर के जरिए खत्म कर देते तो इसके ऊपर कोई तनकीद नहीं थी।
लेकिन एक रजिस्ट्रार राइट मियां साहब, की जो एक सरकारी अफसर है, यकीनन उसकी इख्तलाफ ये हिम्मत इख्तलाफ कैसे जरूर हो बनती है कि सकता वो है, दुख जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एहतराम मलूज़ खातिर रखना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो। मैं आऊँगा आपकी तरफ दोबारा। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब से जान लेता हूँ सर, आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की फुल कोर्ट की भी इस्तदा थी, यकीनन वकला का गुस्सा किसी हद तक जायज़ भी है, हम अल्फाज के चुनाव पर ज़रूर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर आज ये भी बताना पड़ा कि नहीं, जजेस के आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं, पहले भी बातचीत होती रही है, शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी होती रही है, दोबारा भी होगी, इस केस के बाद मैं एक मीटिंग बुलाऊँगा, ये तमाम तर चीज़ें। अभी तक तो हम पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की बात करते थे कि सियासतदान अपने मसाइल का हल नहीं तलाश कर पाते, मामलात अदालत की तरफ जाते हैं, और अब जब मुल्क की आला अदलिया की तरफ गए हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। देखें शान साहब, 6 जजेस ने तो लिख कर बात कर दी कि क्या हो रहा है, और अतर मिनाला साहब का तफसीली फैसला आ जाएगा, या अफरीदी साहब का आपके और हमारी बात के दरमियान में आ चुका हुआ है, और उन्होंने भी उस नोटिस को जो 184(3) का जस्टिस नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के किया गया, और फिर 1 मार्च को उसकी ऑर्डर किया गया था, तो उसको तो तफसीली वजूहात के साथ खत्म करते जा रहे हैं। अब हमें देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ फुल कोर्ट को कि इससे आम आदमी के केसेस का बड़ा इल्तवा होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं हकायक तो वो बहुत मुख्तलिफ है। कल ही कौमी असम्बली में वो रिकॉर्ड पेश हुआ है कि सिर्फ आला अदलिया में 4.25 लाख के करीब केस पेंडिंग है, यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम नीचे चले गए तो फिर तो अल्लाह माफी, फिर हम कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि हम नीचे से टॉप में हैं पूरी दुनिया में अदलिया के महाज पे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। मेरे हिसाब किताब से जो मेरी नाकिस राय है, जब आप इंसाफ के उस पलड़े में जाके बैठते हैं जहाँ तराजू लगी भी है, फिर ये नहीं होना चाहिए कि रोजे हैं या आम दिन हैं, फिर आप आम आदमी को बिल्कुल जो आपका रोस्ट्रम बनता है, आप लोगों को बेंच में मुकदमात देते हैं, तो वो उस टाइम तक चलाएं जिन पे आप समझते हैं कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है या पाकिस्तान के आईनी मसाइल का हल करना है, तो उसको कोर्ट के बाद नॉर्मल टाइम के बाद बिठाएं सबको। ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि 5-5, 6-6 घंटे की हेयरिंग करें डेली और सारे जजों को बिठाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब आप ये कहते हैं कि इल्तवा में है तो फिर उस तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि आप जब कई महीने से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ही पूरे नहीं कर सक रहे तो उसका भी जवाब फिर कौन देगा, क्योंकि वो तो आपकी नामजदगी पे जज बनते हैं ना। वो अलग बात है कि आज हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही और आप अपनी जो चॉइस के जजेस हैं वो नहीं ला सक रहे, तो उसकी वजह से सब चीजें डिले में जा रही हैं, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। 3 महीने से ज्यादा तो खुद कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि इस तरह की सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, लेकिन चूंकि कोर्ट के खुद आला वो खुद अमीर हुई हैं, अमीर लजीज है बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको तो ये ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। जिस रुदी हुई आवाज में उन्होंने अपने साथ किया, तो उनको उसी में कहना चाहिए अपने जज जी 2 साल का जिक्र उनकी हालिया और उनका जो ट्रायल उस वक्त की हुकूमत ने पूरे मीडिया सेल पे किया, उस पर कभी किसी ने नहीं रोका। जिन अफसरों को वहां मुझे दिए गए और जिनको ECL से निकाल के शहजाद अकबर वगैरह को जिनके नाम रोके गए, उनको भिजवा दिया गया कि वो कहाँ से निकाल के लेके आए थे, और फिर इस्तेमाल किया गया फाइनेंस बिल में उस चेयरमैन FDR को, जिसको बनाया गया उस इनाम में कि उसने एक जज के वो सीक्रेट पेपर्स जो नहीं दिए जाने चाहिए वो निकाल के दे दिए, और रोते भागते हुए उन्होंने फाइनेंस बिल में उसकी ये जब भी बैक डेट से हम कर रहे हैं, तो ये चीजें छुपी हुई नहीं है। अब हम जब इस केस पे आते हैं ना, तो यहाँ बड़ा क्लैरिटी के साथ, और बहुत अफसोसनाक बात है, सुप्रीम कोर्ट का हर जज मोहतरम है। मेरे नजदीक जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब उतने ही मोहतरम है आज के दिन तक जितने काजी फायजीसा हैं, जब तक उनके बारे में फैसला नहीं हो जाता। मियां दाऊद साहब क्योंकि खुद एक फ्रीक हैं, इसलिए उनको इस पे मैं कहूंगा कि वो ना बोलें, क्योंकि उनका केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और हम सब ने उसको रिपोर्ट किया हुआ है, हम देखेंगे। लेकिन हम ये जरूर इस्तदा करेंगे कि जब
काजी फायद ईसा का सदर की तरफ से रेफरेंस आए और भेजने वाला माफी मांग ले, यानी इमरान खान कहे कि मेरी बड़ी गलती थी, माफी तो नहीं, उन्होंने कहा मेरी बड़ी गलती थी, और आज सदर साहब ने वो जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस थी उस पर साइन कर दिया कि जो रिव्यू अपील थी वो भी वापस ले ली गई है, सदर ने कह दिया है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को। तो अब आ जाए इस केस पे जिसपे पूरा वो समझते हैं पीटीआई और वजह समझती है कि आईनी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो जिस मासूमियत के साथ चीफ जस्टिस मोहतरम ने डिवीजन सदर मुमलिकत को बता देता तो शायद वो 30 अप्रैल की डेट ना देते, लेकिन अभी तो आप लोग भी बखियो देड़ रहे हैं कि वो शायद दादोश या सिक्योरिटी दादोशुमार को इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबर्स ने बनाए हैं। ऐसा नहीं है, चीफ जस्टिस को मुनीब अख्तर साहब को खुद टोकना पड़ा जब वो चल पड़े थे कि कंसोलिडेटेड फंड जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं स्टेट बैंक के पास होता है, और स्टेट बैंक पिछली गवर्नमेंट ने बेसिकली इतना खुद मुख्तार किया कि वो आईएमएफ के पास है, तो उनको बताना पड़ा कि भाई स्टेट बैंक के पास जो सोना और पैसा है वो इसलिए होता है कि वो जमानत के तौर पे रखा जाता है किसी भी इंतहाई इमरजेंसी के लिए, तब वो बात रुकी। अब असल इशू है कि आप फैसला देना चाहते हैं, आपका ही हक है, जाहिर लोग आपके पास आए हैं, लेकिन आपका हाउस इन ऑर्डर है, इसलिए लोग सारे ये बात कर रहे हैं कि हुजूर अनवर चाहे आप अंदर की बात अंदर पे कर लें, फिर आपने 15 जज अगर बिठाने हैं तो अंदर बिठा के एक फैसला कर लें। अगर आपको जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के 1980 के रूल्स के तहत काम करना है सुप्रीम कोर्ट के, जाहिर है वो रूल्स जो हैं वो आइन के तहत नहीं बने हुए, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, वो आइन 191 है जिसके तहत गवर्नमेंट ने अब कानून बनाया है, और कानून रूल्स से ऊपर होता है। या तो आप रूल्स मानेंगे तो वो कोई आईनी तौर पे तो नहीं है ना तहफ़्फ़ुज़ उनको, वो तो एक रूल बनाया है, राइट, चीफ मार्शल ने बनाया है और हमारी जमहूरियत पसंद सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया, जिसको आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। देर से कहें जो भी कहें, अगर उन रूल्स के ऊपर कानून की मंजूरी सदर मुमलिकत के पास चली गई है तो देखना चाहिए। जुडिशल ऑर्डर के ऊपर बात हुई है तो वो जुडिशल ऑर्डर आप मुझे मियां दाऊद साहब बड़ा वजाहत से बता सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बेंचेस के फैसले इस नई जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस पनामा के बेंचेस के बाद बनी है, अकलियती, यानी मैं अकलियत से मुराद है कि छोटे बेंचेस ने बड़े बेंचेस के फैसलों को खत्म किया है। अब यहाँ पे भी या तो ये आज ही 3 रुकनी बेंच बिठा के ओवर रूल कर देते हैं कि जी हम सुन रहे हैं, आज खुद फैसला कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जो आर्टिकल 176 है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत जब ये फैसला हो रहा है और रूल्स 1980 के, तो पहली बात तो यह है कि ना तो वो बेंच ठीक था खुद काजी फायद ईसा साहब का, और ना उनका फैसला ठीक था। तो फिर फैसला कौन ठीक करेगा? वो बेंच की तश्कील भी गलत थी, उनका फैसला भी गलत था, और ये जो अब बेंच है तो फिर सारे बने हैं, तो या तो एक बड़ा बेंच बना के या सुप्रीम कोर्ट फुल टाइम उसको ठीक कर ले, वरना फिर पार्लियामेंट को तरमीम ला के कर देना चाहिए कि जी कब तक क्या क्या आप करेंगे। राइट राना साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल सही पॉइंट, वेल टेकन। मैं बेग साहब की जानिब बढ़ूंगा। बेग साहब, इस सब के दरमियान जो एक बात आ रही है, दर्जा हरारत कम करने की हमने पहले बात की, वो ये कि आपस में बैठ जाएं, मुलतवी कर देते हैं समात, इसकी कोई गुंजाइश आपको निकलती नज़र आ रही है कि आपस में बैठने का कोई रास्ता बन जाए, या ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें जा चुकी हुई हैं और फैसला चाहिए 3 रुकनी बेंच ही लेता है, यही देगा और आपस में ये चीज़ें तय नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, आपस में मिलने का मुझे तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इमरान खान भी कह चुके हैं कि वो आइन के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। किससे बात करेंगे? वो चोरों से बात नहीं करते, वो डाकुओं से बात नहीं करते, वो उनका ख्याल ये है कि PMLN से बात करना फजूल है, तो किससे बात करें? हवाओं से बात करेंगे। वो अदालत मतलब क्या सालिसी करना चाह रही है? अदालत क्या करना चाह रही है? अदालत सियासी जमातों को बिठाकर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस करना चाह रही है? ये काम अदालत का नहीं है, ये काम अदालत का है ही नहीं। अदालत काम तो इंसाफ करना है, वो इंसाफ जो गैर मुतनाज़ा हो। साहब, ये तो एक रियलिटी है कि ये काम किसी और कुव्वत का भी नहीं रहा, लेकिन कोई ना कोई रोल प्ले करता रहा इनको बिठाने में। अब कोई और नहीं प्ले कर, अभी भी रोल प्ले हो रहा है जी, वरना इतना हंगामा नहीं होता, वरना इतना शोर शराबा नहीं होता। सिंपल सी कहानी थी, एक नैब का तरामीम का बिल है, वो है, और एक ये मसला है इंतखाबात का। आप कहते हैं कि जी इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए थे, बहुत बुरा हो गया, नहीं हुआ, अब बता दें कब कराएंगे इंतखाबात। 2-3 समातों का खेल था ये। इसको इतना लंबा कर दिया गया कि अब तो आज जुमला जो आया है, मुझे दुख हुआ है, मुझे अफसोस हुआ वज़ीर क़ानून के तारड़ साहब के कहने पर कि चीफ जस्टिस अपने घर वालों को इकट्ठा करके फैसला कर दें।
अब ये तो बहुत ज्यादती की बात है, ये जुमले बहुत ज्यादती के जुमले हैं, लेकिन ये बातें सामने आ रही हैं, ये बातें सामने आ रही हैं कि कौन किसको सपोर्ट, घर वालों से कि तस्वीरें छप रही हैं। ये बहुत नाकाबिल यकीन सूरत हाल है। पाकिस्तान की अदलिया ने कभी मतलब बहुत बुरे बुरे काम किए, बहुत, जस्टिस मुनीर से ले लें आप, नसीम हसन शाह, मुश्ताक मौलवी, क्या क्या मैं नाम गिनाऊँ आपको, बहुत बुरे बुरे काम किए, इस मुल्क को कत्ल किया, इस मुल्क के दो धड़न तख्ता किया। लेकिन ये कि इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी। वो उनके नज़रियात होते थे, उनकी साजिशें होती थी, फ़ौज का उन पर डंडा होता था, फ़ौज की वो हिमायत करते थे, वो सब कुछ था। ये कि साहब स्टेट बैंक से मंगा लें आप चीज़ें और उसके पैसे खर्च कर देते हैं इंतखाबात पे, भाई कैसे कर देंगे आप यार। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुफाहमत की बात होगी। मुझे डर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगरचे बड़ा खलूस का मुजाहरा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है मसले का हल हो। उन्होंने कहा है कि पीर को अच्छी खबर मिलेगी। मैं पीर तक इंतज़ार करता हूँ अच्छी खबर का कि क्या खबर है। लेकिन फुल कोर्ट से इनकार क्यों भाई? इलियास राणा साहब और दाऊद साहब और असलान साहब, ये फुल कोर्ट के जज हैं ना, जो मुलाजिम है सरकार के। ये फुल कोर्ट के जज है ना, जो तनख्वाह लेते हैं बेंच पे बैठने की। कौन इनकार कर सकता है? अगर आप तो कुछ जजों के साथ खुद नहीं बैठते, मैं इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता। फुल कोर्ट बुलाएं, बिठाएं, अगर इनकार हो तो उसको ना, उसका नाम आप जारी कर दें कि इसने इनकार कर दिया। अब हम खुद देख लेंगे, अब हम खुद पहचान लेंगे। फुल कोर्ट अब करें, क्योंकि लोगों का, मुझे बहुत अफसोस से, दुख से माफ़ी मांगता हूँ, लोगों का एतबार अदालत में पहले भी नहीं था और आज तो और कम हो गया है, और कम हो गया है। तो इस एतबार को, इस एतमाद को आपको बहाल करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुडिशियल रेफरेंस और चला जाए, जुडिशियल काउंसिल के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और फिर नया क्राइसिस हो, इमरान खान साहब लोग लेकर आए, आईजी पंजाब और आईजी पिंडी और आईजी सिंध वगैरह सब कह चुके हैं, अब गोली का जवाब गोली से होगा। तो आप देखें क्या होगा उसके बाद। यकीनन ये सोचने की बात है कि क्या होगा। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाते जा रहे हैं, दर्जा हरारत यकीनन हर जगह पर बढ़ता जा रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां दाऊद साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बात हुई तो आज ही की जो ये खबर है, सदर ममलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस पर ये जो क्रिएटिव रिव्यू रेफरेंस था उसको वापस लेने की मंजूरी, और फिर बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा कि एक मुनसिफ मिजाज जज के ख़िलाफ़ इमरान नियाज़ी की इंतकामी कार्रवाई थी, यह अदलिया की आज़ादी पर शब खून और इसे तकसीम करने की मज़मूम साजिश थी। सिर्फ ये रेफरेंस वापस ले लेने की मंजूरी देना ये काफ़ी है, या अगर वाकई ऐसा था तो इस पर भी कुछ ना कुछ एहतसाब होना चाहिए या जवाबदेह किसी को होना चाहिए? मैं इससे पहले नासिर भाई की बात की थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि वज़ीर कानून जो ये बात कह रहे थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे, तो उनके घर से मुराद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के दरमियान इख्तलाफात जो है वो उस हवाले से बात कर रहे थे और वो बात करके भी गए हैं। दूसरी ये बात कि ये सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की क्यूरेटिव पिटीशन वापस लेने से मामला जो है वो नहीं रुकेगा, और ना ही ये रुकना चाहिए। इंसाफ का तकाजे तो बिल्कुल इस बात का तकाजा करते हैं कि इमरान खान साहब के माफ़ी मांगने की वजह से या फवाद चौधरी साहब के माफ़ी मांगने की वजह से या सदर मुमलिकत की माफ़ी मांगने की वजह से ये बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, और जिन लोगों ने जज साहबान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, चाहे वो सदर मुमलिकत हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म थे, चाहे वो वज़ीर कानून थे, या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज साहबान हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू जो है, फिर आप कहेंगे कि आप अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा सख्त इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेरे भाई ये रिकॉर्ड की बात है कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के अंदर जब फैसला आया और फिर उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर हुई, उस रिव्यू के अंदर मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उन बातों को भी डिस्कस कर दिया, उन चीजों को भी रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आ गए जो कभी रेफरेंस का हिस्सा नहीं थी,
जो कभी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई थी। तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूं कि जब जस्टिस पाकिस्तान ये ऐसा किरदार अदा कर रहे थे जस्टिस बंदयाल साहब, तो तब उनकी आंखों में आंसू आने चाहिए थे। असल जो माफी मांगनी है वो तो उन जज साहबान को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे का ट्रायल शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दबाव के ऊपर, इमरान खान के इशारे के ऊपर। अब आप देखें कि वही जज साहबान जो एक तवातर के साथ, एक मुसलसल तवातर के साथ तहरीक इंसाफ के हक में फैसले करते आ रहे हैं, आज उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच बन गया है। तो वो अगर फैसला दे भी देंगे तो उनका फैसला पाकिस्तान की अक्सरियत नहीं मानेगी, तो क्या करेंगे? पाकिस्तान की सारी अक्सरियत को उठाकर तौहीन अदालत में अंदर दे देंगे। पाकिस्तान की पीडीएम जो है वो 12 जमातों के ऊपर मुश्तमिल है, वो इस 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानेगी, तो क्या करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब? तो मेरी बड़े अदब से गुजारिश ये है कि ये कोई अना की जंग बनाने की बजाय, जिद के ऊपर डटने की बजाय, मुनासिब ये होगा कि इसका फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए, ताकि जो भी अबहाम है, जो भी सवाल है, सब अब तो गुंजाइश खत्म हो गई ना फुल कोर्ट की, अब भी कोई गुंजाइश है फुल कोर्ट? ऐसे अब भी कोई गुंजाइश है फुल कोर्ट की, या अब ये गुंजाइश खत्म हो गई? अब तो इसी 3 रुकनी बेंच नहीं आगे चल रहा ना, या अब भी कुछ तब्दील हो सकता है? देखिए, अगर तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बिल्कुल इस बात की तरफ जा सकते हैं कि वो फुल कोर्ट जो है वो तश्कील देने की रिकमेंडेशन दे दे, उसमें जो जज साहब बैठना चाहेंगे वो वेल एंड गुड, जो नहीं बैठना चाहेंगे वो तहरीरी तौर के ऊपर चीजें जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद जो अवेलेबल जजेस अपनी दस्तयाबी जाहिर करेंगे उनके ऊपर जो है वो बेंच बनाया जा सकता है। लेकिन तहरीरी तौर के ऊपर जब चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएंगी ना मोहतरम, तो ना मुझे तनकीद का मौका मिलेगा, ना आपको मिलेगा, ना नून लीग को मिलेगा, ना पीटीआई को मिलेगा। लेकिन जब आप छुप छुपा के अंदर खाते कालीन के नीचे जो है वो चीजें करके ऐसी कोशिश करेंगे कि नहीं, इमरान खान को फेवर देने के लिए उसका माहौल बना हुआ है, वो इलेक्शन जीत जाएगा, उसको आप सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट ये 3 रुकनी बेंच 1 नहीं 10 फैसले दे दे, वो नहीं माने जाने, वो नहीं तस्लीम किए जाने। फैसला वही माना जाएगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा, जो इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला होगा वो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अगर मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरताब दयाल साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहले ही बहुत ज्यादा साख मुतासर हो चुकी है और वो मजीद मुतासर ना हो, तो उनको चाहिए कि वो तहरीरी तौर के ऊपर शफाफ तरीके से फुल कोर्ट बनाने का प्रोसीजर जो है वो शुरू करें। शफाफ तरीके से फुल कोर्ट बनाने का प्रोसीजर जो है वो शुरू करें, और यही मामला शायद काबिल कबूल होगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं राना साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये कोई दर्जा हरारत कम होता आपको नज़र आ रहा है? कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा? कोई कुव्वत अपना किरदार अदा कर देगी? सियासतदान खुद समझ जाएंगे, मिल बैठेंगे, बात कर लेंगे, चीज़ों को तय कर लेंगे? 8 अक्टूबर हो या 30 अप्रैल हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि 8 अक्टूबर को भी ये इंतखाबात हो जाएं। कोई गुंजाइश इसकी नज़र आ रही है, या ये मामलात अब शायद मज़ीद पेचीदा होते जाएंगे और इनका हल इतनी आसानी से निकलता नज़र नहीं आ रहा? मैं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, और ये मेरा बिल्कुल आज की प्रोसीडिंग सुनने के बाद एक दफ़ा तो बड़ा दिल खुश हुआ कि वो कह रहे हैं कि मंडे को खुशखबरी मिल सकती है, अच्छी खबर आ सकती है। जाहिर है कि उन्होंने कहा स्टार्ट में कि मैं कुछ लोगों से मुलाकात आज प्रोसीडिंग के बाद करूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो फिर आगे चल के कहते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब को बिठाने का मकसद किसी को खामोश पैगाम देना था, तो इसका मतलब है कि फिर लड़ाई जारी है। वो किसको खामोश पैगाम देना था मुझे नहीं पता, उन्होंने चूंकि वजाहत नहीं की तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन एक पाकिस्तान में ना कुव्वत है, उसे कहते हैं कुव्वत नाफसा, जिसके कहने पे ही फैसलों पे अमल दरामद होता है या रुक जाता है। उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसे पाकिस्तान की फौज कहते हैं। उनके अंडर इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जिन्होंने और उन्होंने बताया है कि हम आपको 3-3.5 लाख सिपाही नहीं दे सकते, हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, आप जितने 20 अरब रुपए ले लें। रिटर्निंग अफसर भी शायद आप हाई कोर्ट को जब ऑर्डर कर देंगे तो वो भी अवेलेबल कर दें बाजार में खास था, लेकिन अभी तक तो नहीं है ना ऐसी सिचुएशन। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर जो पीटीआई ने लिख के दिया है, तो मोहतरम मेरा सवाल ये होगा कि 25 मई को जो तहरीरी मुआहिदा किया था और फिर जो इस्लामाबाद में आग लगी, जिस पे जो जज साहिबान के रिमार्क्स मौजूद हैं कि हो सकता है इमरान खान तक ना पहुंचा हो, वहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन जब इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स मंगवाई गई जो उनके पास मौजूद हैं, फिर उस पर हेयरिंग क्यों नहीं कर? वहां भी जमाल मंदूखेल साहब ने कह दिया था कि हमारी खिलाफ वर्जी की गई है जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी। आज भी जमाल मंदूखेल साहब फैसला देंगे कि जब फुल कोर्ट होगी
मैं उसमें अवेलेबल हूँगा। मसला ये है, जो खौफ आड़े आता है ना, वो ये मुझे लग रहा है कि जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा का जब केस रिव्यू में लगा था, तो कुछ जज साहिबान ने, एक या दो ने अपनी राय बदल ली थी पहले वाली, जिसमें ये कहा गया था कि उनकी फैमिली के वो असासे जो हैं वो चेक कर लिए जाएं FBI के जरिए। तो जाहिर है कि जजेस अपना फैसला अपनी मर्जी से करते हैं। जब उन्होंने कर लिया तो ये खौफ अंदर मौजूद है कि किस तरीके से कहीं फुल कोर्ट में कुछ, अभी तो अक्सरियत तो चीफ जस्टिस साहब के साथ है, अब हम मजबूर हैं इस बात पे, सारी दुनिया ये बात कर रही है कि ये जज इधर है, ये जज उधर है, क्योंकि पता चल रहा है आपने जस्टिस फायज ईसा साहब को रोक दिया कि आपने इमरान खान का केस नहीं सुनना, तो फिर जिनके ऊपर बाकी पार्टियां एतराज कर रही हैं, तो इम्पार्शियलिटी ये थी कि फिर आप बाकियों को भी रोक देते या रिप्रोचमा आपस में इन हाउस कराते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि ये जब 2016 में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए और जिसमें बिलावल और इमरान खान दोनों मोदी का यार नवाज शरीफ को कहते थे, और उस वक्त नवाज शरीफ अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने लंदन गए हुए थे, और उसी वक्त राहील शरीफ का मैसेज पहुंचाया गया था बदरिया शहबाज शरीफ के, जी वो आप बीमार हैं और आप स्टेप डाउन कर जाएं और शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बना दे, और जिसका नतीजा ये हुआ था कि नवाज शरीफ अगले चंद दिनों में पाकिस्तान मौजूद थे और अगले दिन आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ और क्लीन स्वीप हो गया। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि वहां पे जिन लोगों ने बताया था कि हम ये रिजल्ट लेके आ रहे हैं, उनके तबादले हो गए थे। और फिर ये जो 17 में तैयारी की गई और 18 में RTS बैठा ना, ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को देख के कि भाई ये तो लोगों का वोट है, वो जाएंगे। अब ये जजों में भी देखे ना, आप फुल कोर्ट नहीं बुला रहे, आप कह रहे हैं कि मैं इन हाउस कर लूंगा। सर आप कर लें, आप कर लें और फैसला कर, सारे लोगों का यकीन बना लें। हम सब चाहते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की तकरीम हो, इज्जत हो, और हम अगली बात मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ, खालिद अनवर साहब जब लॉ मिनिस्टर थे 1997 में, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि जजेस की अपॉइंटमेंट में अमेरिका की तरह पब्लिक क्यों नहीं किया जाता नाम। और एक दफा अगर 18वीं तरमीम में जजेस का नाम दे दिया गया था कि वो पार्लिमानी कमेटी अतवी फैसला करेगी, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी डर गए, और ये मुझे खुर्शीद शाह ने उस दिन बात कही कि जिस दिन उनको दोबारा तौहीन अदालत के नोटिस में, जब उन्होंने दफ्तर नहीं छोड़ा था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक स्पेशल बेंच बना के उन्हें फोर्थ विद फारिग कर दिया था। वो फैसले से पहले कह रहे थे कि आज रजा को ये सजा मिलेगी कि इसने हमारी बात नहीं मानी। वो यूसुफ रजा गिलानी को रजा कहते हैं कि ये डर गए और इन्होंने तरमीम करवा दी, जिससे सारा इख्तियार दोबारा चीफ जस्टिस को चला गया। तो सर अगर आप एक चपरासी के लिए भी इख्तियार कहते हैं ना देना चाहिए, तो फिर मोहतरम जजेस की अपॉइंटमेंट भी बड़ी खुली होनी चाहिए, लोगों को राय देने का हक होना चाहिए कि बतौर वकील, बतौर जज किसने क्या बुरा सलूक किया किसी के साथ, तो फिर ना कोई ट्रकों की बात होगी ना कुछ होगी, लोग जजों के नाम देने से घबराएंगे। पता नहीं पॉइंट आ गया सर, एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।